नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। जनरली तो आज मैं स्टैटिस्टिक्स नंबर की बात करता हूँ, लेकिन एक ऐसा विषय आ गया जो मुझे लगा कि उस पर बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। एक पुरानी कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। लेकिन जो भारत में इस समय भाजपा सरकार ने जिस तरह की अव्यवस्था और जिस तरह से सारे इंस्टीट्यूशंस को, जिसको कहते हैं ना, पंगु बना के रख दिया है, उसमें एक जो हमारा संविधान का जो सबसे मजबूत अंग मैं उसको मानता हूँ, विधायिका भी उतना ही है लेकिन कार्यपालिका है, लेकिन इन सबके ऊपर नज़र रखने के लिए जो संविधान ने कोर्ट को काम दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट को, उसमें इस समय चीफ जस्टिस के पद पे एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिससे बहुत उम्मीद है। समय कम है उसके पास, 6 महीना है, 23 नवंबर तक कार्यकाल है, और ऐसे में वो कितनी की चीज़ों को दुरुस्त कर पाएंगे, कितना क्या कर पाएंगे, उस पर एक नज़र डाल देते हैं। लेकिन उससे पहले जस्टिस गवई ने कल ईडी द्वारा पीएमएलए कानून के तहत वो कार्रवाई करती है के अंतर्गत तमिलनाडु में टेस्मैक, तमिलनाडु में जो उनकी संस्था है जिसका नाम है तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन, उस पर जो जांच चल रही थी उस पर रोक लगा दी। ईडी की जांच चल रही है, उसका नहीं, आप इस पर जांच नहीं कर सकते हैं। अब ये समझ लेते हैं केस क्या है। केस ये है कि तमिलनाडु राज्य का जो लिकर बेचने का, शराब बेचने का जो व्यापार है, वो ये टेस्मैक करती है। ये केस 2008 का है। ईडी के अनुसार इसमें कुछ 1000 करोड़ की कुछ वो हुआ है, अनियमित, मतलब पीएमएलए केस बन रहा है, ऐसी 1000 करोड़ का मामला है। राज्य सरकार का ये है कहना कि हम इसमें 41 एफआईआर 2014 से 2021 के बीच ऑलरेडी कर चुके हैं और उसकी जांचें चल रही हैं अलग अलग स्टेज पे। अब ईडी ने क्या किया कि ईडी ने पूरे टेस्मैक को, पूरे विभाग को ही अभियुक्त बना दिया। आपने कभी ये सुना है? मतलब ये कुछ उस तरह की बात है कि अगर कोई चोरी कर रहा है तो पूरे गांव को हमने कहा कि नहीं, इस पूरे गांव के लोग इसमें अभियुक्त हैं। कुछ इस तरह का काम इन्होंने किया, तो पूरे सबको अभियुक्त बना के उन्होंने जांच शुरू कर दी। अब सारे एम्प्लॉयज से पूछताछ, रात में मैं किसी को बुला के, मतलब जब मन चाहे तब उनको बुला के पूछताछ, बेसिकली तंग करने वाली बात थी। महिला एम्प्लॉयज से भी पूछताछ, उनको भी मतलब हैरेस करने वाला काम। ईडी का काम मूल रूप से हैरेस करना होता है। अगर आप जितने भी देखे हों, चाहे वो राहुल गांधी का चाहे सुने, वो हैरेस करते हैं। मतलब हेमंत सोरेन के साथ क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल के साथ, ये हैरेस करने वाले ये सारे लोग हैं कि आपको कितना मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहें। इन सब टेस्मैक के जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनके फ़ोन ले लिए गए हैं, कंप्यूटर ले लिए गए हैं, उसकी फॉरेंसिक जांच करा रहे हैं, उसका क्लोन करा रहे हैं, उनकी सारी निजी जानकारियां अपने पास रख रहे हैं, उस जानकारी, मतलब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और इसी सब बातों को सुप्रीम कोर्ट में कल कहा भी गया, क्योंकि इस पूरी प्रोब के अगेंस्ट तमिलनाडु सरकार पहले मद्रास हाई कोर्ट गई थी। जो तमिलनाडु की हाई कोर्ट है उसको मद्रास हाई कोर्ट बोलते हैं। पहले हालांकि जब ये शुरू में तो ये केसेस लग रहा था, तब उन्होंने कहा था कि इसकी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन कर दो, ये तमिलनाडु कोर्ट से, मद्रास कोर्ट से बाहर लगना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जज साहब लोग बैठे होंगे। जज साहब लोग, फाइनली तो चुनाव उनका होता है दिल्ली से, मतलब केंद्र सरकार उनका चुनाव करती है। लेकिन बाद में उन्होंने 4 दिन बाद उसको वापस ले ली थी अर्जी, और ये केस मद्रास हाई कोर्ट में चला। अप्रैल में उसमें इनके अगेंस्ट आ गया कि नहीं, ये जांच बंद नहीं होगी, बिल्कुल ठीक हो रहा है और ईडी की जांच चलने दो। अब उन्होंने जांच पे तो रोक लगाई नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि तमिलनाडु सरकार और टेस्मैक, मतलब दोनों एक ही बात है, ये लोग सुप्रीम कोर्ट अपनी रिट लेके आ गए, मतलब एक अपील लेके आ गए कि साहब ये जो है वो गलत हुआ है, कानूनी पॉइंट के उसके ऊपर। कपिल सिब्बल साहब इनकी बहस कर रहे हैं, मुकुल रोहतगी टेस्मैक की तरफ से हैं, कपिल सिब्बल साहब शायद राज्य सरकार की तरफ से हैं, और उधर तो सरकार है ही, ईडी की तरफ से तो पूरा शासन है। अब तमिलनाडु की अपील पर जो चीफ जस्टिस हमारे गवई साहब हैं, उन्होंने तत्काल प्रभाव से कहा कि इस जांच पर रोक लग गई, और ईडी से इसके संबंध में कुछ जवाब मांगे कि भाई आप ये जवाब दीजिए, तब इस पर आगे हम कार्रवाई करेंगे।
अब इन सब बातों के बाद जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो जस्टिस गवई की टिप्पणियां हैं, जो कमेंट्स हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने इस केस को जब सुन रहे थे और जब इस पे निर्णय दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि ईडी इज क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स, सारी हदें, सारी सीमाएं ईडी पार कर रहा है इस समय, क्योंकि जैसे जांच आरोप इंडिविजुअल के अगेंस्ट हैं। पीएमएलए जो कानून आया वो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए आया कि भाई उसने हेरा फेरी क्यों, लेकिन ये पूरे विभाग को इन्होंने आरोपित कर दिया। पूरा विभाग, मतलब पूरा विभाग ये बंद हो जाए और ये उसकी जांच करते रहें, कुछ इस तरह का है। जस्टिस गवई ने आगे कहा कि ये जो ईडी का एक्ट है वो असंवैधानिक है, क्योंकि चीजें बिल्कुल साफ हैं। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट कॉरपोरेशन को टारगेट करके ये जस्टिस गवई कह रहे हैं कि इस जो स्टेट कॉरपोरेशन है, टैक्समैक मतलब, उसको टारगेट करके ईडी हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर कर रही है। साफ साफ अक्यूज किया है कि ईडी इस देश के जो फेडरल स्ट्रक्चर हमारा है उसको कमजोर कर रही है। बड़ी बात है। मतलब कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं कह रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये रिमार्क दे रहे हैं कि ईडी जो है ये हमारे स्ट्रक्चर को ही कमजोर कर रही है। तो ये लोग देश को मजबूत बनाने के लिए कि देश को कमजोर करने के लिए? पहला प्रश्न तो यही है, क्योंकि तमिलनाडु सरकार की जो बेसिक प्ली थी कि ईडी का जो काम करने का ढंग है वो पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध की तरह से काम करते हैं। वो बीजेपी सरकार के किसी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह एक इनसे पॉलिटिकल हमें वो प्रतिशोध लेना है, उस तरह से काम करते हैं। और तमिलनाडु सरकार ने कहा था कि जो जितना ईडी कर रही है गैर कानूनी है और गैर संवैधानिक है। ये भी तमिलनाडु सरकार आके यहाँ पे प्ली किया है कि भाई 7 महीने बाद तमिलनाडु में इलेक्शन है, उसको ध्यान में रख के भाजपा सरकार ये सब करवा रही है। और ईडी उसमें, जैसे पास्ट में भी देखा गया है कि हेमंत सोरेन वाले केस में जब वहाँ इलेक्शन था तो हेमंत सोरेन को जेल में डाल दो, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो। ये ईडी बिल्कुल भाजपा के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। तो उस 7 महीने के बाद के तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा इलेक्शन को ध्यान में रख के बीजेपी की जो केंद्र सरकार है वो डीएमके की सरकार की इमेज को खराब करने के लिए, डिस्क्रेडिट करने के लिए, वो होता नहीं कि अरे ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, हर एक को गाली देने लगो। वो तो सबको गाली देते हैं ना, जो उनके मन मुताबिक नहीं उसको गाली दो। विक्रम मिश्री को चाहे तो उन्हीं को गाली दो, उनकी लड़की को गाली दो, कर्नल सोफिया को गाली दो। और ये इनके मंत्री, विधायक, उप मुख्यमंत्री, ये सब लोग करते हैं। ये कोई नहीं है कि ऐसे ही है, नहीं, सब लोग करते हैं। इनको बाकायदा बताया जाता है कि कैसे कैसे आप गाली दीजिए। झूठ बोलिए। अर्नब गोस्वामी झूठ बोलते हैं, फिर जब झूठ पकड़ा जाता है तो माफी खुद नहीं मानते, माफी कहते हैं कि नहीं, उस जो वीडियो एडिटर था उसकी वजह से हुआ। वीडियो एडिटर तुम्हारा आर भारत चला रहा, रिपब्लिक भारत चला रहा है, किसको बेवकूफ बना रहे हो? और हमारे आशुतोष जी का तो कहना यह है कि ये लोग, अब इनको किसी भी तरह से पत्रकारों की श्रेणी या मीडिया की श्रेणी में रखना ही गलती है। तो डीएमके सरकार का यह कहना है कि उनकी छवि को खराब करने की नीयत से काम किया जा रहा है। अब जरा जिस बात को मैं कह रहा था कि डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन ये तिनका नहीं है, ये बड़ा तरा है, एक बड़ा मजबूत संविधान का खंभा है। और इस समय वो ऐसा लगता है कि वो एक मजबूत सरपरस्त उसको मिल गया है। जस्टिस गवई का 6 महीने का कार्यकाल है। उनकी कुछ बातें मुझे ऐसी लग रही हैं कि देखिए 2-3 चीज़ों को हाईलाइट कर दें। पहला, सारी विपरीत परिस्थितियां हैं। एवरीथिंग इज, द इंस्टीट्यूशंस आर अगेंस्ट यू, द एंटायर सिस्टम इज अगेंस्ट यू, लेकिन ऐसे में भी वो अपने को असर्ट कर रहे हैं, ऐसे में भी वो बोल रहे हैं, ऐसे में भी वो कह रहे हैं चंद्रचूड़ साहब मैं नहीं हूं, जो उस तरह का उन्होंने, तो ही इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो इतनी विपरीत परिस्थितियों में एक स्टैंड लेना बहुत आसान चीज़ नहीं होती है। दूसरा जो मुझे लगता है जो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो उस वंचित वर्ग का दर्द समझते हैं, और आज से नहीं समझते हैं। वो एक पॉलिटिकल परिवार से आ रहे हैं, उनके पिता ने मतलब एमपी तो रहे ही हैं, लेकिन साथ में उन्होंने दीक्षा भूमि जो नागपुर में डॉक्टर अम्बेडकर का स्थल है जहाँ पे
मतलब वो किसी भी भारत के किसी भी वंचित वर्ग के लिए, मैंने पहले भी कहा है, वो धर्म स्थान से कम नहीं है, मंदिर से कम नहीं है, मंदिर चर्च मस्जिद जो भी बोल लीजिए उससे कम नहीं है वो उनके। तो वो उस ट्रेनिंग से आ रहे हैं, तो उस वंचित वर्ग के दर्द को वो पहचानते हैं और बहुत ही लिमिटेड टाइम उनके पास है ये भी जानते हैं, और उस लिमिटेड टाइम में कैसे भारत के आम आदमी, भारत के जो जो पीड़ित, जो वंचित जनता है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए वो बेचैन दिखते हैं। एक काम और वो अच्छा कर रहे हैं, वो आगे के लिए स्टैंडर्ड भी सेट करते जा रहे हैं दो तरह से। एक तो अपने आचरण से, अपनी भाषा से, और तीसरा अपने कोर्ट के निर्णयों से भी। आचरण से कैसे? जब वो ये कह रहे हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट मैं कोई पद नहीं लूंगा, तो वो बिल्कुल ये साफ, और मैं भी नहीं लूंगा और जस्टिस ओक भी नहीं लेंगे, तो इस सबको मैसेजिंग है कि जो जुडिशरी में बैठे हुए लोग पोस्ट रिटायरमेंट के चक्कर में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं, और बात उनके मतलब कुछ मिल जाएगा इलेक्शन के बाद, इसलिए वो बिल्कुल उनके निर्णय में कहीं ना कहीं संदेह होने लगता है, उसको उन्होंने साफ किया है। और ये दूसरे के ऊपर भी एक तरह से स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। देखिए, एक दो चीज़ें समझना होगा। जस्टिस गवई ये बात समझते हैं, और जस्टिस गवई उसको मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक से कंडक्ट कर रहे हैं उस बात को। सुप्रीम कोर्ट कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है, कोई हाई कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुकदमे होते हैं वो संविधान को मद्देनज़र रखते हुए होते हैं, और वो चीज़ें नज़ीर बनती हैं, वो साइटेशंस बनते हैं। उनका एक भी निर्णय होगा ना, वो अगले आने वाले 10, 20, 50, 100 साल तक साइट किया जाएगा। ये बात जस्टिस गवई समझते हैं। अगर उन्होंने ईडी का इस तरह की ये बात कही है कि फेडरल, तो वो एक नज़ीर हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का काम बेल देना और स्टे देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान सम्मत, देश में सारे लोग काम कर रहे हैं, सारी जो कार्यपालिका, विधायक और बाकी लोग भी हैं, सब लोग संविधान के अंतर्गत ठीक से कर रहे हैं, ये उसका काम है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिस गवई का 6 महीने का कार्यकाल, लेकिन अगर वो अच्छे निर्णय देते हैं, अच्छे ऑर्डर्स देंगे, तो वो नज़ीर बन के याद ज़रूर किए जाएंगे। क्योंकि आज चंद्रचूड़ किस लिए याद किए जाते हैं? वो बताते हैं उनको डिवाइन इंटरवेंशन हुआ था, उनको ईश्वरी कुछ हुआ था, तो इसलिए उन्होंने इस तरह का किया। वो भजन गाने लगे थे मोदी जी के साथ, इसलिए वो गणेश पूजा के समय। इधर क्या है कि बीजेपी और आरएसएस सारे हथकंडे अपना रही है, उनको डिमीन करने के लिए, उनको हतोत्साहित करने के लिए। उनको उसका एक वानगी आपने मुंबई में देखी थी, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जा रहा है, उसके लिए जो फॉर्मल प्रोटोकॉल है वो नहीं फॉलो किया था, याद है ना? मैं उस पर बार बार इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन याद हरदम रखना पड़ेगा। बीजेपी कोई हथकंडा नहीं छोड़ रही है उनको हतोत्साहित करने का। मतलब मैं अभी भी यह है कि पोस्ट रिटायरमेंट वाली बात कह के उन्होंने सबको के सामने एक मापदंड रख दिया है, अपने और अपने फेलो जजेस के सामने, कि आपकी विश्वसनीयता और आपकी निष्पक्षता में ये जो पोस्ट रिटायरमेंट आप ले लेते हैं, तो हर एक संदेह के घेरे में आ जाता है। तो इसलिए अगर आप पोस्ट रिटायरमेंट कह के नहीं ले रहे हैं, तो लोगों को आपके अच्छे और बुरे सारे निर्णयों में ज़्यादा विश्वास होगा। तो हम सिर्फ इतना ही कि जस्टिस गवई एक बड़ी आशा के रूप में है। देखें 6 महीने में वो कितना कुछ ठीक से ज़्यादा कितना कुछ खराब होने से बचा लेते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।